हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि इस समय यूएस इजराइल ने जो अटैक किया था ईरान पर वो काफ़ी इंटेंस स्टेज पर पहुंच चुका है। तो ये मैं आपको एक फरवरी 28 का आर्टिकल दिखा रहा हूं कि उन्होंने एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक किया था ईरान के ऊपर। यानी यूएस इजराइल ने कहा था कि हम एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं ईरान के ऊपर। इसका एक बहुत अच्छा ब्यौरा आया है जो अभी हाउस ऑफ कॉमन्स ने प्रस्तुत किया है, जो कि यूके के पार्लियामेंट ने बेसिकली इसको प्रस्तुत किया है। और उसको मैं अभी पढ़ रहा था तो एक काफ़ी अच्छा उन्होंने समरी एंड बैकग्राउंड के साथ कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का अटैक क्या रहा, फिर डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर खमेनी, और इस टाइप की काफ़ी अच्छे समरी एंड बैकग्राउंड के साथ उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली हुआ क्या है, क्या यूएस और इसराइल को आई कि उन्होंने ईरान पे अटैक किया, वो हम इसमें बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस में समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बेसिकली यूएस इजराइल का अटैक हुआ क्यों ईरान के ऊपर। वो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हम एक जॉइंट एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई जो यूरेनियम इनरिचमेंट है ईरान का वो बहुत ज़्यादा अपर स्टेज पर पहुंच चुका है। 80% से ज़्यादा इनरिचमेंट हो चुका है, और जिसकी वजह से है एक फियर है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। और अगर वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाएगा इसराइल के ऊपर एंड इवन यूएसए के ऊपर। तो भाई ये बड़ी खतरे की बात हो जाएगी, इसलिए हम उनके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि हम उनकी न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकें और एटॉमिक वेपन बनाने से उनको रोक सकें। ठीक है। हालांकि उन्होंने कहा, अभी ये नेतन्याहू ने लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि भाई जो उनकी एबिलिटी है एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट की, उसको हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो कितना सच कितना नहीं वो तो बाद ही में पता चलेगा। बट एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो डॉक्ट्रिन है उसको हमने अचीव कर लिया है, ऐसा नेतन्याहू का कहना है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। और दूसरी चीज इन्होंने कही कि हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं मिसाइल और रीजनल थ्रेट्स को। ठीक है, जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का उसको भी हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, और वो इसराइल और गल्फ पर लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है और प्रॉक्सी अटैक्स भी कर रहा है ईरान। तो हम उसको जो है एकदम पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। तो मिसाइल साइट्स को हम उसको ध्वस्त कर देंगे, और रीजनल रीच जो है ईरान की उसको हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे। ठीक है, हालांकि उसमें कुछ हुआ नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो जो मिसाइल्स है उसको अभी लगातार बिल्ड कर रहा है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रिएम्प्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी ये रहने वाली थी इसराइल और यूएसए की, ताकि वो ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी को बहुत जल्दी जो देर ना हो जाए इसके लिए वो एलिमिनेट कर दें। ठीक है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक हुई है। ठीक है, और उसका लॉजिक क्या दिया जा रहा है कि भाई ईरान ना अटैक कर देता, इसलिए हम मिनिमाइज एस्केलेशन के साथ अटैक करते रहे हैं ईरान के ऊपर, और सीधे हम न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं थ्रेट को, जो कि डेथ ऑफ खमेनी से है। ठीक है। और इस आर्टिकल में एक बहुत अच्छी बात कही कि लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल राइवलरी क्या थी ईरान के साथ और यूएस के साथ, यूएस और इसराइल की ईरान के साथ, जिसकी वजह से ये चीज़ की गई। तो भाई रीजनल डोमिनेंस की एक सबसे बड़ी बात आती है कि ईरान के साथ रीजनल डोमिनेंस शेयर कौन करेगा? कोई नहीं। ईरान का ही रीजनल, इसराइल का ही रीजनल डोमिनेंस होना चाहिए, ऐसा इसराइल का मानना है। और ऑब्वियसली आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है। जो ज्यूज और मुस्लिम्स की लड़ाई है वो आज की नहीं, बहुत पुरानी है, और इसीलिए इसको स्ट्रगल ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जा रहा है इस स्ट्राइक को। अकॉर्डिंग टू दिस समरी एंड बैकग्राउंड पीडीएफ, जो कि हाउस ऑफ कॉमन से है, मैं इसको अटैच कर दूंगा, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छा इंटरेक्टिव चीज़ है जिनको वॉर के एस्केलेशन के बारे में और अच्छा जानना है। ठीक है। अच्छा, और एनर्जी और ट्रेड रूट्स का मामला ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी और ट्रेड रूट्स में ही इसराइल इस समय खेल रहा है। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या है बेसिकली कि यूएस के जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इन ईरान, वो बहुत ज़्यादा हावी हैं। कैसे? कि भाई जो एनर्जी है वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से ही होके गुजर रही है। 20% ऑफ ऑयल जो होता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से ही पास होता है। तो इन्होंने कहा कि हम इंश्योर करेंगे ऑयल ट्रांजिट रूट्स को। ठीक है, और सिक्योर करेंगे सप्लाई लाइंस को, ताकि जो ऑयल मार्केट है उस पर बेसिकली यूएस का कब्जा हो जाए। ठीक है, ये इनका एक और बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव था, स्ट्रेटेजिक गोल था यूएसए का। और सबसे बड़ा जो यूएसए का गोल था वो था रिजीम चेंज का,
कि भाई जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो छुपा हुआ ऑब्जेक्टिव जिसको बेसिकली जिसको कह रहे हैं कि वो जो रिजीम है उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, सपोर्ट करेंगे प्रोटेस्टर्स को कि वो क्या करें, रिजीम चेंज कर दें, ताकि थियोरिटिक जो थियोक्रेसी है, बेसिकली थियोक्रेसी कहते हैं जहाँ पे किसी धार्मिक राजा का शासन हो, तो जो इस्लामिस्ट लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया जाए और एक प्रो वेस्ट ईरान गवर्नमेंट वहाँ पे पावर बैलेंस के लिए स्थापित किया जाए। ये यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा उस रीजन में। दैट्स वाई यूएस इज इन दिस वॉर एक्चुअली। ठीक है, तो ये अच्छा, ये चीज़ पूरी तरीके से आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, जो इंटरनल और रीजनल पोजीशंस हैं उसको वीक करना है, स्टेटमेंट बाय यूएस, ईरान एंड हिजबुल्लाह एक्शंस, ये पूरी तरीके से इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि और कितना तरीके से यूएस का एक ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है इसमें। हालांकि इस समय जो है यूएस कंसीडर कर रहा है कि जो जब ईरान ने इतना ज़्यादा अटैक कर दिया और ईरान ने पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ चोक कर दिया, तो यूएस क्या कंसीडर कर रहा है कि भाई जो खर्ग आइलैंड है, खर्ग आइलैंड ईरान के अंडर आता है, इसको यूएस कब्जा कर लेगा। ठीक है, और यूएस कब्जा करेगा और फोर्स करेगा ईरान को कि हम इसको तभी छोड़ेंगे जब तुम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दोगे। ठीक है, और नहीं तो एक फियर हमेशा बना हुआ है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, बेसिकली यूएस अपने सोल्जर्स उतार सकता है ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और उसको भी हम अभी आगे देखेंगे कि यूएस किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में ये चीज़ें और कदम उठा रहा है। एक बहुत बड़ा घाटे में जा रहा है यूएसए बेसिकली इस वॉर की वजह से। और उसी लिए नेतन्याहू ने एक अपनी बहुत भयानक स्टेटमेंट दी अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि किस तरीके से ये वॉर अब इकोनॉमिकली ड्रिवन थी, इसका इंटेंशन शो किया। बेसिकली नेतन्याहू ने कहा कि हम जो ऑयल गैस है ये चाहते हैं कि ईरान के थ्रू ना होकर ये फ्लो करे इजराइल के पोस्ट से। ठीक है, इजराइल से बेसिकली मतलब ये पूरा कंट्रोल चाहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस पर, जो कि मिडिल ईस्ट में है इंक्लूडिंग ईरान। तो ये एक बहुत ही सीक्रेट ऑब्जेक्टिव जो कि छुपा हुआ ऑब्जेक्टिव था, ये यूएस इजराइल का सामने आ रहा है कि वो खुद एडमिट अप कर रहे हैं कि वो बेसिकली ऑयल एंड गैस के ऊपर उनकी पूरी नज़र थी। ये सिर्फ कोई जियोपॉलिटिकल इंटेंशन नहीं था, बेसिकली इट्स एन इकोनॉमिक इंटेंशन। ठीक है, और इसीलिए इमीडिएट ट्रिगर हुआ और रिटेलिएशन के साथ हुआ, जिससे एक साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अब चल पड़ी है। ठीक है, ये किसी ने सोचा नहीं था। यूएस प्रेसिडेंट इस समय बहुत बौखलाए हुए हैं अपने इसी की वजह से। और वो आप देख ही रहे हैं, जो यूएस इजराइल वॉर है ईरान के ऊपर, वो पूरे ग्लोबल बिजनेस को शट डाउन कर दे रही है। और ग्लोबल बिजनेस छोड़िए, आप घर से बाहर निकलिए, एलपीजी सिलेंडर्स की इतनी त्राही त्राही है कि आपके हर नुक्कड़ दुकानों पे आपको दिख जाएगा, एक चाय की टपरियों पे भी आपको दिख जाएगा कि कितनी ज़्यादा इस समय गैस की किल्लत हो चुकी है, सिर्फ इसी यूएस इजराइल वॉर से, यूएस इजराइल द्वारा शुरू की गई वॉर से ऑन ईरान। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि भाई ऑपरेशन लायंस रोर ये शुरू किया गया। ठीक है, फरवरी 28 को फिर स्ट्राइक किया गया न्यूक्लियर साइट्स पे, लीडरशिप असैसिनेशन कर दिया गया जब खमेनी को मार दिया गया। ठीक है, मिलिट्री बेसिस को हिट किया गया। अब हुआ क्या कि वो हुआ ये था कि भाई डिप्लोमेसी फेल की, तभी ऐसा हुआ और एस्केलेशन बिगिन हुआ। जब एस्केलेशन शुरू हुआ तो एस्केलेशन खत्म थोड़ी हुआ, एक एस्केलेशन लूप बन गया। वो कैसे हुआ भाई, स्ट्राइक की गई, स्ट्राइक के द्वारा काउंटर स्ट्राइक की गई, फिर उसका रिटेलिएशन हुआ और एक लूप बनता चला गया। ठीक है, जिससे एक साइकिल ऑफ वायलेंस हमने देखा कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैलता ही चला गया। और ईरान रिटेलिएशन कुछ कम नहीं था। ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन्स के बम्बार्डमेंट कर दिया। कहाँ पे, यूएस पे, इजरायली बेसिस पे, और यूएस के जो बेसिस हैं इन मिडिल ईस्ट वहाँ पे, जिससे रीजनल एस्केलेशन बढ़ती चली गई और एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो गया। और इसी का बदौलत हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से बिजनेसेस ठप हैं। और अब हम देख रहे हैं कि ईरान ने कितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रीच कर दिया या ऑब्जेक्टिव ब्रीच कर दिया यूएस का और इजराइल का, कि ईरान अब क्या कर रहा है कि वो वॉर्न कर रहा है जो टूरिज्म साइट्स हैं उनको। क्या कह रहा है कि जितनी भी टूरिज्म साइट्स हैं इन द वर्ल्ड अब वो सेफ नहीं है। किसके लिए, इजरायली और यूएस ऑफिशियल्स के लिए वो सेफ नहीं है। यानी
कहीं भी अगर यूएस की एम्बेसी या यूएस के ऑफिशियल्स हमको दिखे तो हम उनको टारगेट अप करना चालू कर देंगे। और इसीलिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभरा है ईरान अब यूएस और इजराइल के लिए, जो कि ईरान को तुरंत धराशायी करने की कोशिश कर रहे थे। वो अब ये कह रहा है कि हम जब 3 वीक्स हो चुके हैं, यानी लगभग 21-22 दिन हो चुके हैं इस वॉर को, तब भी हम अपनी मिसाइल्स को बिल्ड करना चालू किए हुए हैं। मीन्स हमने कभी अपनी मिसाइल्स को बिल्ड करना रोका ही नहीं था। वी आर बिल्डिंग मिसाइल्स नियरली 3 वीक्स इनटू द वॉर, तब भी हम अपनी मिसाइल्स को पूरा बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद और ट्रंप एकदम बौखला गए हैं। और ट्रंप ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को सिक्योर करने की बात कही थी, उसके लिए उन्होंने कुछ नेटो देशों की मदद भी मांगी थी, और जिसकी वजह से नेटो देशों ने मना कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इस वॉर में उलझना नहीं चाहता ईरान के साथ, क्योंकि ईरान ने एकदम ध्वस्त कर दिया है पूरा। ईरान जितनी आसानी से गिर सकता था, जो सोचा गया था, उतनी आसानी से वो गिरा नहीं, और वो बहुत भयानक रिटेलिएशन कर रहा है, और पिछले 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप का एक बौखलाया हुआ बयान सामने आ रहा है। एंड ऑब्वियसली ट्रंप एकदम बौखलाए हुए हैं इस समय, और उन्होंने कावर्ड यानी कायर कह दिया है जितने नेटो कंट्रीज हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट नहीं दिया। अरे तो भाई, इनको किसने कहा था कि तुम जाके ईरान के साथ वॉर में कूद जाओ? तुमको इतना कितनी भूख हो गई है पैसे और पावर की कि तुम ईरान के साथ वॉर में कूद रहे हो, और उसी के तहत कोई और कूदना नहीं चाह रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं कि तुम कायर हो जो मेरी मदद के लिए नहीं आ रहे हो, ठीक है। मीन्स दैट्स अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन्स मेंटेलिटी, ठीक है। और उसी के बाद और एक चीज हुई है, यूएस अब इसी फ्रस्ट्रेशन में 3 और वॉरशिप्स डिप्लॉय कर रहा है मिडिल ईस्ट में, और लगभग 2500 से ज़्यादा मरीन सोल्जर्स भी भेज रहा है। यानी ट्रूप्स उतारने की तैयारी यहाँ से शुरू हो जाती है। और अब ये वॉर शायद और अगली मोड़ लेने वाला है। एक वेरी अगली फेस इस वॉर का हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ट्रूप्स इनकर्जन बहुत डेडली होता है, दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। इसीलिए मोदी और जयशंकर ने तुरंत अपने फ़ोन कॉल्स को अलर्ट मोड पे डाल दिया, और फ़ोन कॉल्स के थ्रू उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों से बात की, फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात की, और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर से बात की, ताकि वो डायलॉग पे तुरंत लौटें, क्योंकि स्ट्राइक्स जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत एस्केलेट करती चली जा रही हैं। और अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार ध्वस्त हुआ, तो जैसा कि अभी कतर ने कहा कि हम अपनी ऑयल फील्ड को 5 साल लग जाएगा हमको अपनी ऑयल फील्ड को सुधारने में। इसका मतलब 5 साल तक ऑयल फील्ड्स ठंडे बस्ते में जाने वाली हैं, जो कि एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बुरा होने वाला है। दैट्स वाई मोदी और जयशंकर अब तुरंत कह रहे हैं कि हमको तुरंत डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे लौटना होगा, नहीं तो ये स्ट्राइक्स बहुत अगली मोड़ ले सकती हैं। और इसीलिए इंडिया ने अब अल्टरनेटिव क्रूड सप्लाईज की तरफ देखना चालू कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम 88% की जो एनर्जी है वो क्रूड ऑयल से लेते हैं, ठीक है। और 88% क्रूड ऑयल नीड्स हमको पूरी करनी होती है अपनी स्टेट ऑफ हॉर्मूज से। इसीलिए की ऑयल चोक पॉइंट यही हमारा बन जाता है, और हाफ ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट पासिस थ्रू हियर। स्टेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो एस्केलेटिंग टेंशन्स हैं उसके बीच जो हायर प्राइसेस और सप्लाई रिस्क बढ़ रहा है, इसीलिए इंडिया ने अल्टरनेटिव सप्लाईज खोलनी चालू कर दी हैं, ताकि हम अपने क्राइसिस को अवॉइड कर सकें। और इसीलिए शायद मोदी और जयशंकर इस तरीके से फ़ोन कॉल्स लगातार कर रहे हैं। तो इसी के साथ, इफ़ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, then please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.